मैंने एक अलग से आई ओपनर नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोस हैं लिटरली वो आपका दिल दहलाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। और आज का ये इंसिडेंट उनमें से कहीं ना कहीं बढ़कर ही है। मुझे इस वीडियो के ऊपर कोई लाइक वाइक खास नहीं चाहिए हैं, बट आई जस्ट वांट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके ऊपर भी वो आई ओपनर वाली प्लेलिस्ट काम कर जाए, आपकी भी आंखें खुल जाएं एक्चुअल में जानकर कि आखिर ये दुनिया कैसी है। आपका मन करे तो लाइक करना वरना मत करना, बट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स डाइव इन। 25 दिसंबर 1975 के दिन कनाडा की राजधानी ओटावा के अंदर डोना जोन्स नाम की इस बच्ची का जन्म हुआ। घर में इसके माता पिता, एक बड़ी बहन, एक इससे छोटा भाई मतलब कि डोना जोन्स बीच में पैदा हुई। और बहुत छोटी उम्र से ही डोना ने अपने जो असल रूप था वो दिखाना शुरू कर दिया। मतलब कि उसको डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती थी जो भी स्कूल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पसंद था उसको वो करना। और इन चीज़ों के अंदर वो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और बहुत सारे इनाम आज भी उसके घर की दीवारों के ऊपर टंगे हुए हैं। धीरे धीरे बड़े होते होते उसके माता पिता को भी समझ आ चुका था कि हाँ, उनकी बेटी बिल्कुल अलग है। पढ़ाई के अंदर वो एक नंबर की अव्वल दर्जे की स्टूडेंट, साथ ही उसने अपना एम भी सेट कर लिया था कि हाँ, वो सिविल सर्विसेज के अंदर जाएगी, सरकारी जो नौकरी थी वो उसके अंदर जाएगी। और जैसे ही डोना की उम्र तकरीबन 25 साल की हुई, उसने वहां पर फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी। और अगले ही साल यानी कि 26 साल की उम्र में ही उसने वो एग्जाम भी क्रैक कर लिया और जल्दी ही अब डोना जोन्स फूड इंस्पेक्टर वहां पर बन चुकी थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में डोना जोन्स ने ओटावा जैसे इतने बड़े शहर के अंदर एक अपना खुद का घर भी लिया और वो अपने माता पिता से अब अलग होकर अपना सारा तामझाम उठाकर अपने छोटे से घर के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी। अब आपको पता होगा कि वहां पर मतलब कि दूसरे देशों के अंदर ये बहुत ज्यादा चलन सा है कि जल्दी से जल्दी बच्चे अपने माता पिता से अलग होना चाहते हैं, खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि हाँ भाई, हमारी जिंदगी है, हम जो मर्जी आए वो करेंगे। अब बिल्कुल यही सोच लेकर डोना भी अपने माता पिता से अलग हुई थी और अब उसकी नौकरी चली रही थी साथ में और जिंदगी एकदम परफेक्ट चल रही थी। अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा पार्टीज वगैरह करना, इधर उधर घूमने के लिए निकल जाना, अलग अलग लोगों से अपनी जान पहचान बनाना, दोस्ती वगैरह करना, ये सब कुछ वहां पर नॉर्मल था और डोना ने खुद भी यही सब कुछ किया। बट 29-30 साल की उम्र में भी डोना को यह महसूस होने लगा कि जहां उसके और सभी दोस्त अलग अलग तरह के रिलेशनशिप के अंदर हैं, कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, बट डोना ने खुद को ये फील किया कि नहीं, उसका तो कोई भी पार्टनर नहीं है, ना ही उसको कुछ खास जरूरत है। और बाद में जब उसने खुद को अंदर से फील किया तब उसको ये महसूस हुआ कि उसको रोमांस करना आता ही नहीं है। उसको यही नहीं पता कि आखिर रोमांटिक फीलिंग्स कैसी होती हैं, जिसके बारे में उसने अपने थेरेपिस्ट से भी बात करी कि मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं होता। डॉक्टर ने बताया कि तुम असल में रोमांस को लेकर काफी ज्यादा शाई हो, काफी ज्यादा शर्म कर रही हो इस चीज को लेकर, जबकि ये चीज बहुत नॉर्मल है, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने खुद उसे सलाह दी कि तुम्हें भी अब एक पार्टनर बना लेना चाहिए, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, जवानी हो चुकी है, तो क्यों ना तुम भी एक आधा पार्टनर बना लो, अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो और उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी सेटल कर लो। जिसके बाद खुद डोना ने अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिया और फाइनली फुटबॉल खेलते हुए उसकी ही एक फ्रेंड का एक और फ्रेंड मार्कहट नाम का वो लड़का जब खुद भी फुटबॉल खेलने आया तो डोना की फ्रेंड ने डोना को मार्कहट से इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद से ही मार्क और डोना के बीच में काफी ज्यादा बातें होने लगी। फ्रीक्वेंटली ये लोग मिलने लगे, काफी ज्यादा फुटबॉल वगैरह खेलते, काफी ज्यादा बाहर भी मिलते, एक दूसरे को डेट करने लगे। और जैसे इन दोनों का कनेक्शन और ज्यादा अच्छा बना, इस मार्क ने तुरंत ही डोना को बोल दिया कि हम क्यों ना तुम्हारे घर के अंदर शिफ्ट हो जाएं जिसके अंदर तुम रहती हो और उसी के अंदर हम आराम से लिव इन रिलेशन में रहें। सोच कर देखिए आप, जिस घर को डोना ने इतनी मेहनत करके अपनी नौकरी कर करके कमाया, अब उस घर के अंदर ना सिर्फ डोना बल्कि खुद ये मार्कहट भी शिफ्ट हो चुका था अपना पूरा तामझाम लेकर। बट जैसे ये लोग इस घर के अंदर शिफ्ट हुए, इसी के बाद से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा दिक्कतें अब शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, ना सिर्फ जब डोना खुद जॉब पर होती, अपनी नौकरी पर होती, बल्कि इसके अलावा भी अगर वो किसी दोस्त के साथ अपनी शॉपिंग पर चली गई या फिर किसी पार्टी वगैरह में चली गई तो सोचकर देखिए हर 15 मिनट में ये मार्क डोना को फोन कर करके उसके ऊपर चिल्लाता। और जब डोना और लोगों के सामने मार्क से बात करती फोन के ऊपर, तब लोग समझ रहे थे कि ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है, वरना कोई भी 15 मिनट के अंदर दोबारा फोन कर करके ऐसे परेशान तो करने से रहा। ना सिर्फ यहां पर वो उसको फोन कर करके उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था, बल्कि उन्हीं कॉल्स के ऊपर वो डोना को अब्यूज भी करता। और ऐसा अब्यूज कि बेचारी डोना को अपने दोस्तों के सामने बहाने लगाने पड़ते कि नहीं, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, ये तो जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हम जल्दी ही अब क्लियर कर देंगे। सोच कर देखिए, जस्ट आप मार्च 2005 में डोना और मार्क पहली बार मिले थे और दिसंबर 2005 का टाइम आते आते सिर्फ और सिर्फ 8-9 महीनों में ही इस मार्क ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। बेचारी डोना जब भी कहीं बाहर जाती, अपनी नौकरी पर जाती, तब भी उसके जो कलीग्स थे वो उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारे शरीर के ऊपर ये निशान कैसे हैं, अलग अलग जगहों के ऊपर
अलग अलग हिस्सों के ऊपर उसके शरीर के निशान मौजूद थे और देखकर कोई भी समझ सकता था कि हाँ, ये निशान ऑब्वियसली चोट के हैं। अब यहाँ बेचारी डोना अलग अलग तरीके के एक्सक्यूजेस बनाना उसने शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो मैं गिर गई थी, मेरा पैर स्लिप हो गया, माँ के कुत्ते ने मुझे काट लिया, जस्ट वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था और उसने मुझे पंजा मार लिया। ये सारे एक्सक्यूजेस वो लोगों को बता रहे थे, बट लोग मूर्ख नहीं हैं। उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जब कुत्ता काटता है तो कैसा निशान होता है और जब कोई इंसान कुत्ता बनकर काटे तो कैसा निशान होगा। जनवरी 2006 में मार्क और डोना दोनों मिलकर डिज्नी वर्ल्ड भी गए और वहीं पर सबसे पहली बार सोच कर देखे, अब डोना ने खुद मार्क को सभी के सामने, पब्लिक के सामने प्रपोज किया अपने घुटनों पर बैठकर, और इस मार्क ने तुरंत ही इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया और जल्दी ही डोना ने अपने लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस देखनी शुरू कर दी और फाइनली मार्च 2006 तक आते आते सिर्फ एक साल के अंदर ये दोनों लोग आपस में एंगेज्ड हो चुके थे। इन्होंने एंगेजमेंट कर ली, सगाई कर ली, और अब मार्क का तो पता नहीं, बट डोना अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और जैसे ये सगाई हुई उसके बाद से ही डोना से कनेक्टेड लोगों ने उसको समझाना शुरू कर दिया कि देखो, तुम जिस इंसान के साथ रह रही हो वो कोई इंसान नॉर्मल नहीं है, वो तुम्हें कभी भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि तुम इस सगाई को तोड़कर यहां से मूव ऑन कर जाओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे इसमें, हम तुम्हें यहां से बाहर निकालने में मदद करेंगे। बट नहीं, डोना ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरा फ्यूचर यहीं इसी के साथ है और मुझे फ्यूचर किसी भी हाल में बनाना है। डोना के ऊपर पड़ने वाला इफेक्ट लोग बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक लड़की जो पहले बहुत बन ठन कर, सज धज कर हमेशा ऑफिस में आया करती थी, किसी भी अपने दोस्त से मिलने जाया करती थी, बट नहीं, अब डोना ने खुद का सजना धजना तो दूर की बात, यहां उसने अपने बालों को कंघी करना तक बंद कर दिया। वो जैसी उठती वैसे की वैसी उठकर सीधा उसी हाल में ऑफिस पहुंच जाती अपनी नौकरी करने के लिए। और वहां जब जैसे ही लोग देखते कि आखिर डोना ने अपना क्या हाल बना रखा है, ऑब्वियसली सब समझ रहे थे कि यहाँ उनके घर के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। डोना और मार्क दोनों ही अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और दिसंबर 2006 का टाइम आते आते ये दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके थे। और जैसे ये शादी हुई, डोना के परिवार वाले, उसका छोटा भाई, उसने भी इस घर के अंदर आना शुरू कर दिया मिलने के लिए अपनी बहन से कि मैं जाकर देखूं आखिर क्या उसकी बहन ठीक है या नहीं। बट जैसे ही फर्स्ट टाइम डोना का भाई घर के अंदर गया, उसने देखा कि घर के नीचे वाले हिस्से में काफी सारे महंगे महंगे खिलौने पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी सारी स्नोमोबाइल, वही वो बाइक सी जो बर्फ के ऊपर चलाई जाती है, वो स्नोमोबाइल नई, बिल्कुल एक पूल टेबल जिसके ऊपर वो स्नूकर वगैरह खेलते हैं, आपने देखा होगा, बिलियर्ड्स खेलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियां, बहुत बड़ी बड़ी ATVs वगैरह, वो सारी की सारी यहीं पर पड़ी हुई हैं। और ऑब्वियसली यहाँ मार्क तो कुछ करता नहीं, ये सारी की सारी चीजें डोना ने खुद खरीद कर मार्क को गिफ्ट के तौर पर दी थी और मार्क अब इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। ये सारी चीजें नीचे देखने के बाद डोना का भाई ऊपर की तरफ गया अपनी बहन से मिलने के लिए और उसकी बहन अपने बेडरूम के अंदर बिल्कुल बेसुध अवस्था में आराम से बेड के ऊपर बैठी हुई थी। और जैसे ही उसने अपने भाई को सामने देखा, वो तुरंत खड़ी हुई, उसके जाके गले मिली और दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बट डोना के भाई ने डोना के शरीर के ऊपर काफी सारी वो जो इंजरीज थी उनको नोटिस किया और पूछने लगा कि ये निशान किस चीज के हैं। बट फिर से अगेन डोना ने बहाने बना दिए कि नहीं, ये तो जिसमें स्लिप हो गई थी, मैं काम कर रही थी यहाँ नीचे अपने किचन के अंदर और किचन का काफी सारा सामान मेरे ऊपर गिर गया, कभी कोई सब्जी वगैरह मेरी स्किन के ऊपर गिर जाती है तो उसका निशान पड़ जाता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब एकदम ओके है। धीरे धीरे टाइम और बीतता रहा और फास्ट फॉरवर्ड टू जनवरी ऑफ 2009, जनवरी 2009 में पहली बार लोगों ने डोना का एक अलग ही रूप देखा। जी हाँ, डोना एक बार फिर से बहुत सारा मेकअप करके घर से बाहर निकली थी अपने दोस्तों से मिलने के लिए। अब जैसे ही डोना को उसके दोस्तों ने देखा इतने लंबे टाइम बाद, क्योंकि अभी तक डोना बिल्कुल अलग हो चुकी थी अपनी सारी उन सोसाइटी से जिनके साथ वो पहले रहा करती थी। अब जैसे ही उन सभी दोस्तों ने डोना को पहली बार देखा, वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ, डोना भी अभी दोबारा उनके बीच में आई है। बट जैसे ही उन लोगों ने डोना के इस अजीब से मेकअप को देखना शुरू किया, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हुआ कि डोना, जो कि कभी इतना मेकअप करती नहीं, उसने आज इतना मेकअप क्यों किया हुआ है। अब ऑब्वियसली उसकी जो और दोस्त वहां पर खड़ी थी, उनमें से किसी एक ने उसके हाथ पर किया हुआ मेकअप उसको घिस दिया पकड़कर और फाइनली उसको पता लगा कि हाँ, इस मेकअप के नीचे तो काफी सारे सिगरेट के बुझाने के निशान हैं, सिगरेट से जलाए जाने के निशान हैं। और उसके ऊपर मेकअप करके डोना ने अपने शरीर के ऊपर जितनी भी चोट लगी हुई थी उन सारी चोटों को छुपा रखा था। इसके अलावा डोना का वेट, जो कि बहुत तेजी से गिर गिर कर अब सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 43 किलो का रह चुका था। और जब ये चीज इन सभी लोगों ने नोटिस करी, उन सारे दोस्तों ने नोटिस करी, तो सभी ने डोना से पूछना शुरू कर दिया कि क्या बात, तुम्हारी जिंदगी के अंदर आखिर क्या चल रहा है, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तब पहली बार डोना ने अपने दोस्तों को बताया कि देखो, ये जो मार्क है ये मेरे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका है। जैसे ही मैं इसको मिली थी उस टाइम से ही, तकरीबन 4 सालों से ही ये पूरे तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेड है। ये ना सिर्फ मुझसे महंगे महंगे गिफ्ट्स मांगता है, बल्कि जैसे ही मैं इसको
छोड़ने की बात करती हूँ, डाइवोर्स की बात करती हूँ, सीधे तौर पर आकर मुझे धमकी देता है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी से गई तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जैसे ही डोना उसकी ये बातें सुनती है तो ऑब्वियसली डोना को भी दया आ जाती है कि हाँ, हो ना हो फिर भी ये मेरा पार्टनर ही है, मेरा पति ही है। बट ये सारी चीज़ें सुनते ही डोना के सामने खड़े हुए सभी दोस्त समझ चुके थे कि मार्क डोना को ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और साथ ही फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अब्यूज कर रहा है, उसका बहुत गंदे तरीके से फ़ायदा उठा रहा है और ये चीज़ डोना को अभी तक समझ नहीं आ रही। नवंबर 2009 में तो डोना ने अपनी नौकरी पर भी आना लगभग अब बंद कर दिया। अपनी मर्जी से वो नौकरी पर आती और जिस दिन भी नौकरी पर आती, आते ही उसके ऑफिस में फ़ोन पर फ़ोन बजने शुरू हो जाते और ये फ़ोन कोई और नहीं बल्कि घर बैठा हुआ मार्क उसको ऑफिस में कर करके परेशान करता, उसको गालियाँ देता। अब साइड में बैठे हुए बॉस या फिर और सारे कलीग्स जैसे उन फोन को सुनते, ऑब्वियसली कोई भी सुन सकता है साइड में बैठा हुआ, उसको पता लग सकता है कि सामने वाला किस तरीके से किस बिहेव में बात कर रहा है डोना से। अब जैसे ही डोना वो फोन उठाती और सामने से उसकी गालियां सुनती तो डोना का भी दिमाग खराब हो जाता, वो जस्ट फोन को रखती और वहां से उठकर अपने घर चली जाती। ये सारी चीजें उसके बॉस ने भी नोटिस करी और बॉस ने इस चीजों से परेशान होकर पुलिस के अंदर रिपोर्ट करी कि डोना का पार्टनर मार्क हर्ट ये उसको किसी तरीके से अब्यूज कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हो चुकी है, आप प्लीज इसको फॉलो अप करिए। बट अगर उस टाइम पर पुलिस इस चीज को फॉलो अप कर लेती तो शायद आज मैं वीडियो ना बना रहा होता, बट नहीं, उस टाइम पर पुलिस ने इस बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक बार भी जाकर चेक करना जरूरी नहीं समझा कि आखिर इस घर के अंदर क्या चल रहा है। जस्ट जो चल रहा था वैसा ही चलता रहा और फाइनली 6 दिसंबर 2009 का दिन आ चुका था। 6 दिसंबर 2009 के दिन सुबह 9:15 पर कनाडा के इमरजेंसी नंबर पर एक कॉल आई और जैसे ही उस इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव ने वो फोन उठाया, सामने से एक आदमी बहुत ही डरी हुई, बहुत ही दबी हुई आवाज में सामने उस एग्जीक्यूटिव को बता रहा है कि मेरी पत्नी मर चुकी है और मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, वो बिल्कुल भी कोई रिप्लाई नहीं दे रही, वो कॉन्शियस नहीं है। और जैसे ये कॉल उस एग्जीक्यूटिव ने सुनी, उसने काफी सारे सवाल पूछने शुरू किए इस आदमी से जिसने कॉल करी थी। आप जरा एक बार पहले वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए जो असल में उस टाइम पर की गई थी। What is your emergency? Oh, my wife's not breathing. My wife, I just woke up. My wife's dead. Make sure she's on a firm, flat surface on her back. She is. Open her mouth by tilting her head back slightly. If you see a foreign object, gently remove it. इससे आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स के बारे में जाऊंगा, तो आप प्लीज़ अगर उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा। आगे की स्टोरी आपको लगभग समझ आई गई होगी कि यहाँ क्या होने वाला है, बट अगर आप सुनना चाहते हैं उन पूरी डिटेल्स को जो लिटरली किसी को भी अंदर से रुलाने के लिए काफी हैं, तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए। इस कॉल के जस्ट कुछ ही मिनटों बाद पुलिस वाले की एक गाड़ी चाँव चाँव करते हुए सीधा यहाँ इस घर के सामने आकर रुकी और जैसे ही 2 पुलिस वाले इस घर के बाहर उतरे, उन्होंने सबसे पहले इस घर के ऊपर मौजूद जो फ्लोर था उसके बाहर खिड़कियों की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि वो सारी खिड़कियां खुली हुई थी, जबकि दिसंबर 2009 और वो भी कनाडा की ठंड, और उस टाइम पर कोई भी व्यक्ति अपने घर की खिड़कियां खोलकर तो नहीं रखता। कोई भी इतना बेवकूफ तो नहीं है जिसको इतनी भयंकर ठंड के अंदर भी गर्मी लग रही हो और वो अपनी खिड़कियां खोलकर रखे। ये चीज ऑब्वियसली पुलिस वालों को भी अजीब लगी कि यहाँ खिड़कियां क्यों खुली हुई हैं। खैर चलो अंदर चल के देखते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले दरवाजा खोलकर, मेन दरवाजा खोलकर इस घर के अंदर गए, उनको समझ आ गया कि यहाँ ऊपर वाले फ्लोर की खिड़कियां क्यों खोलकर रखी गई हैं। क्यों? क्योंकि पूरे घर के अंदर एक बहुत अजीब सी, बहुत तीखी स्मेल फैली हुई थी, बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उस बदबू से ही छुटकारा पाने के लिए ऊपर वाली खिड़कियों को खोलकर रखा गया था। दोनों पुलिस ऑफिसर ने अपने मुंह के ऊपर वो मास्क सा बांधकर इस घर को छानबीन करना शुरू कर दिया और फाइनली जैसे वो इस घर की बेसमेंट में गए, उनको वहां पर एक हैंडमेड गद्दा दिखाई दिया जो कि कई सारे तकियों को मिलाकर एक तकिए को आगे उसके आगे उसके आगे उसके आगे रख के एक बड़ा सारा गद्दा बनाया गया था और उसी गद्दे के ऊपर डोना जोन्स की लाश पड़ी हुई थी। अब जैसे ये चीज उन लोगों ने देखी, उन पुलिस ऑफिसर ने देखी, वो तुरंत भागकर इस लाश के पास गए। आखिर जाकर देखने लगे कि यहाँ पर विक्टिम ने क्या डाला हुआ है। उसने जैसे एक टी शर्ट, एक पजामा, और वो भी पजामा उसका घुटनों से भी ऊपर तक फोल्ड किया गया था। और जैसे ही इन लोगों ने और जैसे इन पुलिस ऑफिसर्स ने डोना के शरीर को देखा, उनको विश्वास नहीं हुआ कि वो जो चीज देख रहे हैं क्या वो सच है भी या नहीं। क्यों? क्योंकि डोना का 55% शरीर, सोचकर देखिए आप, 55% त्वचा पूरे तरीके से जलाई जा चुकी थी, पूरे तरीके से जली हुई थी। उसके ऊपर हर तरीके के टॉर्चर के निशान थे। डोना के घाव कितने गहरे थे इसका अंदाजा बस यहीं से लगा लीजिए कि जो टी शर्ट उसने ऊपर पहनी हुई थी वो सारी की सारी टी शर्ट उस घाव के ऊपर जमने वाले खून के अंदर चिपक चुकी थी। और जैसे ही उन पुलिस ऑफिसर ने उन टी शर्ट को उठाने की कोशिश करी उन घाव को देखने के लिए, बट वो घाव सीधा उखड़ उखड़ कर उस शरीर से अलग हो रहे थे। बट इतना ही नहीं, उनमें से कई सारे घाव तो ऐसे भी थे जिसके अंदर काफी बड़े बड़े कीड़े चल रहे थे।
सोचकर देखिए आप यहाँ डोना किस तरीके की जिंदगी का सामना कर रही थी। खैर पुलिस ऑफिसर्स ने तुरंत ही एक एम्बुलेंस को वहां पर बुलाया और एम्बुलेंस में जल्दी ही डोना की लाश को लोड करके नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। और हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स आए तो उन डॉक्टर्स ने भी इस लाश को देखकर ये तक कह दिया कि 30 से 35 साल के अपने करियर में आज तक ऐसा कुछ सीन नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब पोस्टमार्टम के लिए सबसे पहले डोना का चेहरा देखा गया तो वो इतना ज़्यादा सूजा हुआ था कि वो डोना की आंख को भी पकड़कर खोल नहीं पा रहे थे। वो इतना ज़्यादा सूजकर फूल चुका था, वो इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका था कि उसकी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। जिसके बाद तुरंत पुलिस वालों ने डोना के पार्टनर मार्क को झपा और झपते ही सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आए, वहां पर बैठाया और उससे पूछताछ करने लगे और पूछने लगे कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, क्या हुआ है डोना जोन्स के साथ। तो उसने बताया कि तकरीबन 12 दिनों पहले हम दोनों बाहर एक बड़ा सारा फायर पिट जलाकर, एक बड़ी सारी अंगीठी जलाकर अपने घर के बाहर उसके ऊपर सिक रहे थे और जैसे ही हमारे जाने का टाइम हुआ हम दोनों खड़े हुए, बट खड़े होते ही डोना का पैर फिसला और वो सीधा उसी अंगीठी के अंदर जाकर गिरी। मैंने बहुत जल्दी से, बहुत तत्परता दिखाते हुए अंगीठी से डोना को बाहर निकाला और डोना को सीधा अंदर लेकर गया। हम दोनों भी प्लान कर रहे थे कि क्यों ना हम हॉस्पिटल चले, बट डोना ने साफ मना कर दिया हॉस्पिटल जाने से। मैंने काफ़ी सारी क्रीम्स वगैरह जो भी जलने पर दवाई दी जाती है मैंने उसको वो दी, मैंने बेनाड्रिल भी दी ताकि कोई उसको एलर्जिक रिएक्शन वगैरह ना हो। और हम बस वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से डोना का शरीर दोबारा से हील कर ले और वो जल्दी ही ठीक हो जाए। साथ ही मार्क ने पुलिस वालों को यह भी कहा कि जब मैंने आपको 9:15 बजे के आसपास फोन किया उससे तकरीबन 3 घंटे पहले यानी कि 6 बजे के आसपास मेरी डोना से बात हुई है। उस टाइम पर वो बिल्कुल ठीक थी, अच्छे से बात कर रही थी, बट जैसे ही मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लगी और जब मैंने उठकर देखा तो डोना की ये हालत हो चुकी थी, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ और ही बताया। डॉक्टर्स ने कहा कि जब इस मार्क ने पुलिस वालों को फोन किया, इमरजेंसी को फोन किया, उससे तकरीबन 12 घंटों पहले यानी कि रात के 9 बजे ही डोना की मौत हो चुकी थी। अब जब इसने फोन किया उस टाइम पर तो डोना कब की मर चुकी थी। तो ये बात आखिर इसने 3 घंटों पहले किससे करी, ये बेवकूफ हमारे आगे स्टोरीज बना रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर्स ने बताया कि डोना की मौत सेप्टिक शॉक और अनट्रीटेड बर्न्स की वजह से हुई है। उनके अंदर इंफेक्शन फैला और उसी की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुके थे। काफी सारे उसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उसी की वजह से डोना की मौत हो चुकी थी। बट अभी तो इस केस की सबसे ज्यादा भयंकर डिटेल्स निकलनी बाकी थी। डॉक्टर्स तो अभी और भी बहुत कुछ बताने वाले थे। उनमें से सबसे पहली डिटेल निकलकर सामने आई, डोना के शरीर के पीछे यानी कि कमर वाले हिस्से में कुछ ऐसे बर्न्स मिले जिनको देखकर डॉक्टर्स विश्वास नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो जब इसके बारे में मार्क से पूछा गया तो उसने एक अलग ही थ्योरी बनाई। जी हाँ, उसने कहा कि हम दोनों किचन के अंदर काम कर रहे थे और उस टाइम पर डोना एक बड़े से पतीले के अंदर कोई सब्जी वगैरह बना रही थी और मैं उसके जस्ट पीछे खड़ा था। बट जैसे ही डोना उस पतीले को उठाकर घूमी और मेरा हाथ उस पतीले को लगा, बट वो पतीला उसके हाथ से छूटकर सीधा नीचे जा गिरा और उसी की वजह से बर्न्स आए होंगे। बट डॉक्टर्स ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, जो भी ये थ्योरी ये बाबूजी बना रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ अलग ही वो बर्न्स बोल रहे थे। जी हां, उन बर्न्स के हिसाब से डोना के पीछे कमर पर ऐसे हाथ बने हुए थे, 2 हाथ ऐसे पीछे की तरफ बने हुए थे कमर पर। और जैसे ही डॉक्टर्स ने इन हाथों को देखा, उन हाथों के जो नीचे वाली स्किन थी, मतलब कि इन हाथों के जो नीचे कमर थी उस हिस्से को छोड़कर बाकी पूरी कमर के ऊपर बहुत अजीब सी रेडनेस थी। अब जब डॉक्टर्स ने उस चीज को गहनता से देखा तो वो समझ चुके थे कि डोना की कमर के ऊपर उबलता हुआ, बिल्कुल खोलता हुआ पानी उसको नीचे लिटाकर उसके ऊपर डाला गया है। अब बेचारी डोना अपने आप को बचाने के लिए क्या ना करती। डोना ने उस पानी से बचने के लिए, उस दर्द से बचने के लिए अपने हाथों को ही अपनी कमर के ऊपर रखा होगा। अब बट वो जो पानी जहां जहां उसकी कमर के ऊपर गिरता गया वहां वहां वो उसकी कमर को जलाता गया। अब ना सिर्फ वो उसकी कमर को जला रहा था बल्कि जिन हाथों के ऊपर, हाथों की जिस स्किन के ऊपर वो पानी गिर रहा था, हाथों की उस जगह की स्किन को भी वो पानी साथ साथ जलाता गया होगा। मतलब साफ था, डोना ने अपने आप को उस पानी से बचाने की कोशिश करी, बट सामने वाला व्यक्ति वो पानी उसके ऊपर डालता गया। जब पहली बार पुलिस वालों ने इस मार्क से पूछताछ करी थी तब उसकी पूछताछ में वो खुद एक विक्टिम लग रहा था, वो खुद एक इतना अफसोस जता रहा था अपनी पत्नी की मौत के रिगार्डिंग। बट अब जब दोबारा पुलिस वाले ने डॉक्टर्स की बात सुनी कि ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि नहीं, इस मार्क को ही हमें दोबारा झपना पड़ेगा और इसे पूछते हैं कि आखिर इसने क्या किया है बेचारी डोना के साथ। और जब पुलिस वाले इसको दोबारा उठाकर लाए पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए, तब इसने अपनी स्टोरी बदल दी। इसने कहा कि नहीं, वो जो फायर पिट वाली स्टोरी, वो जो अंगीठी वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी 12 दिनों पहले, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। वो भी ऐसा भी एक एक्सीडेंट हुआ था, बट उसके अलावा भी हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। उसने जस्ट अपने आप को भी साथ
साथ में विक्टिम बताना शुरू कर दिया कि नहीं, हम दोनों तो खुद एक दूसरे की डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थे, मतलब कि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी, मुझे जीने नहीं दे रही थी सही तरीके से। इसने एक अलग ही बताना शुरू कर दिया। यहाँ वो डोना को कई बार बहुत अच्छा बताता। आप खुद एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लीजिए जब उससे पूछताछ चल रही थी, आप खुद एक उसकी छोटी सी क्लिप सुन लीजिए एक बार। My wife has never spoken to me the way she spoke to me 2 weeks ago. She basically told me that she was going to go with somebody else, that I wasn't going to be a father, that because I do, you know what I mean? I'm not perfect. I'm not a perfect person. I get stressed out just like everybody else. And it all started one day. I was making spaghetti in the kitchen, and I wanted to make enough for 2 weeks because my wife loves spaghetti. She loved my spaghetti. She loved it to death. So I was making a pot. I was boiling water for the noodles, and she came up behind me, and she said something about just like, this isn't working, this isn't happening, I'm gonna cheat on you basically. उसने इस पूरी पूछताछ के दौरान खुद को एक हीरो प्रेटेंड किया कि हाँ, वो तो डोना को किसी तरीके से बचाना चाह रहा था। उसके शरीर पर चोट अपने आप लगे जा रही हैं, पता नहीं कहाँ से उसके वो शरीर पर जख्म बन रहे हैं। वो तो डॉक्टर्स के पास जाना चाह रहा था, बट डोना ने खुद ही डॉक्टर्स के पास जाने से मना कर दिया, कोई ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया, दवाई पानी लेने से मना कर दिया। इसके अलावा मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया है नहीं किया, बट आप इसकी आंखों को जरा नोटिस करना। उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनकर ये बंदा पूरी इंटेरोगेशन में रोता रहा, बट बिना आंसुओं के। इसने एक्टिंग करी ऐसी रोने की बिना आंसुओं के, इसकी आंख में बिल्कुल भी पानी की बूंद नहीं थी, बट ये ऐसे दिखा रहा है पुलिस वालों को कि हाँ वो रो रहा है, उसको बहुत सारा दुख है डोना के मरने का। डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को ये भी बताया कि डोना का उल्टा हाथ, जिसकी वो कलाई यहाँ से टूटी हुई थी, और अब आप सोच कर देखिए, कोई भी अगर हाथ में फ्रैक्चर आ जाए, हड्डी वगैरह टूट जाए, तो डॉक्टर्स आखिर क्या करते हैं, वो उसके ऊपर प्लास्टर लगा देंगे और 15-20 दिन महीने का ये आराम करने के लिए कहेंगे कि इस हाथ को ज़्यादा हिलाना डुलाना मत जब तक ये हड्डी सही से जुड़ नहीं जाती। बट बेचारी डोना के साथ यहाँ पर कुछ और ही किया गया। जब डोना ने बताया इस मार्कहट को कि हाँ उसका भी हाथ टूटा हुआ है, उसको ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस मार्कहट ने उसके पूरे हाथों को ही पिन से भर दिया, मतलब कि उसके हाथों को एक जगह अटकाने के लिए वो हिले डुले ना, उसके ऊपर पिंस घुसा दी, सेफ्टी पिंस, और उनको ऊपर से सील कर दिया। जस्ट आप फील करके देखिए उस टाइम पर डोना को कितना दर्द हो रहा होगा। उसका पहले ही हाथ टूटा हुआ है, उसके अंदर की हड्डी टूटी हुई है, और ऊपर से उस हड्डी को एक जगह पर स्टेबल करने के लिए बजाय डॉक्टर के पास जाकर प्लास्टर बंधवाने के, इस मार्क ने खुद से ही काफी सारी पिंस को उसके हाथ के चारों तरफ घुसा कर उसकी स्किन के अंदर उसको स्टेबल कर दिया, ताकि डोना अपने हाथ को कहीं भी हिला डुला ना पाए। जस्ट फील करके देखिए जब वो पिंस उसके हाथों में घुसाई होंगी, यहाँ डोना को कितना दर्द हुआ होगा। इसके अलावा डोना जोन्स के दोनों कूलों की हड्डी भी टूटी हुई थी, और जब डॉक्टर्स ने उस तरीके को ढूंढने की कोशिश करी कि आखिर ये डोना की हड्डियां किस तरीके से टूटी होंगी, तो डॉक्टर्स इस नतीजे पर ही पहुंचे कि डोना की हड्डियां ये पैर लात मार कर तोड़ी गई हैं। सोच कर देखिए आप। और ये सब तभी हुआ जब से 12 दिनों वाला वो हेल टॉर्चर डोना के ऊपर शुरू किया गया। जी हाँ, मौत से तकरीबन 12 दिनों पहले डोना लगभग फिर भी ठीक थी, बट लास्ट के जो उसके 12 दिनों थे, आखिर हम उसे हेल ना कहें तो और क्या कहें। डोना की नाक भी पूरे तरीके से क्रश की जा चुकी थी, उसको अंदर तक दबाया जा चुका था तोड़कर। इसके अलावा उसके पूरे शरीर के ऊपर अलग अलग जगह कट्स लगाए गए थे, बहुत लंबे बहुत गहरे। इसके अलावा डोना के सिर के ऊपर फ्रेश ट्रॉमा भी मौजूद था, मतलब साफ था कि हाल ही में अभी मरने से कुछ ही दिनों पहले उसके सिर के ऊपर भारी चीज से वार किया गया था, जिससे लिटरली डोना बेचारी अनकॉन्शियस हो चुकी थी। डोना के सीधे हाथ की कोहनी भी टूटी हुई थी, और डॉक्टर्स ने अंदाजा लगाया कि डोना ने शायद हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ आगे किया होगा, और जिस भी चीज से मार्कहट उसके ऊपर वार कर रहा था, हो सकता है वो सीधा चीज आकर डोना की कोहनी के ऊपर लगी, और कोहनी भी उसी टाइम पर टूट चुकी थी। इसके अलावा एक अभी सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग ट्रूथ इस लाश से रिलेटेड सामने आना बाकी था। डॉक्टर्स को इस लाश के ऊपर बहुत अजीब से निशान दिख रहे थे, और जब इन डॉक्टर्स ने उन निशानों को गिना तो वो टोटल 29 निशान थे। और जब डॉक्टर्स ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास उठाकर अपनी मशीनों के सहारे उन निशानों को देखने की कोशिश करी, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि जो वो चीज देख रहे हैं क्या वो सच में यही है, और जो वो सोच रहे हैं क्या वो सच में यही है।
अगर ये है तो ऐसा कोई कैसे कर सकता है। जी हाँ, डॉक्टर्स को अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर डोना के शरीर पर 29 छेद दिखाई दिए, छोटे छोटे छेद। और जब डॉक्टर्स ने अपने औजारों के सहारे उन छेद को थोड़ा बड़ा करके अंदर झांक कर देखा कि आखिर इन छेदों के अंदर क्या है, तो उनको उन छेदों के अंदर, उन सभी छेदों के अंदर 29 के 29 छेदों के अंदर छोटी छोटी गोलियां दिखाई दी, पैलेट्स दिखाई दी। जब डॉक्टर्स ने चिमटी से पकड़ कर उन गोलियों को बाहर निकाला तो ये गोलियां कुछ और नहीं बल्कि लेड पैलेट्स थी। अगर आपको नहीं पता कि लेड पैलेट्स क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, तो ये एक तरह की छोटी गोली है जो किसी की जान नहीं लेती, बट उसको इतना भयंकर दर्द पहुंचाती है या फिर उसके शरीर के अंदर पूरी तरीके से पॉइजनिंग फैला सकती है। ये असल में छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए किसी भी राइफल के अंदर डालकर यूज की जा सकती है, और बिल्कुल यही काम अब बेचारी डोना के ऊपर किया गया था। पुलिस वालों को इस घर से एक एयर पिस्टल और एक एयर राइफल भी मिली, और जब इन एयर पिस्टल और एयर राइफल को देखा गया जांच करके, तब पुलिस वाले समझ चुके थे कि हाँ, इन्हीं दो बंदूकों से, इन्हीं दो हथियारों से वो लेड पैलेट्स फायर किए गए थे बेचारी डोना के ऊपर। बट डॉक्टर्स इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये इतने ज्यादा अंदर तक शरीर में किस तरीके से घुस गए। क्योंकि डॉक्टर्स को उसकी शरीर से स्किन को काट कर उन लेड पैलेट्स को बाहर निकालना पड़ रहा था, जिसका साफ मतलब ये था कि ये लेड पैलेट्स बहुत क्लोज रेंज से, बहुत ही ज्यादा क्लोज रेंज से फायर किए गए थे। या तो हो सकता है बिल्कुल उसके शरीर के ऊपर रखकर, बंदूक की नाली को डोना के शरीर के ऊपर रखकर फायर किए गए हो, तभी वो बहुत स्पीड में आकर डोना के शरीर के अंदर एक 1.5 सेंटीमीटर तक अंदर जा घुसे। और ये भी कोई रैंडम नहीं था कि कहीं भी गोली चलाई हो और सीधा जाकर बेचारी डोना को लगी हो, नहीं। उसके सबसे पहले नीचे एडियों के अंदर वो सारे के सारे लेड पैलेट्स मारे गए, उसके बाद उसके हाथों की हथेलियों के अंदर वो लेड पैलेट्स मारे गए, इसके बाद उसके कंधों के ऊपर, स्पेशली कंधों के ऊपर वो लेड पैलेट्स मारे गए। टोटल 29 लेड पैलेट्स बाहर निकाले गए, जिसके बाद पुलिस वाले और डॉक्टर्स दोनों ही समझ चुके थे कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तो बाद में हुआ होगा, पहले ही ये लेड पॉइजन बेचारी डोना के शरीर में फैल चुका होगा। इस माखट ने पूरे 12 दिनों तक बेचारी डोना को भयंकर टॉर्चर किया, जो मैंने आपको अभी बताया, और अंत में आकर बेचारी डोना अपने वही सेप्टिक शॉक और अनट्रीटेड बर्न्स की वजह से आकर उसने अपना दम तोड़ दिया। और डॉक्टर्स ने ये तक बताया कि पिछले 12 दिनों के अंदर डोना के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो अपना हाथ उठाकर एक पानी का गिलास तो पकड़ सके, नहीं, उसने नहीं किया होगा। इसके अलावा पुलिस वालों को इस घर से हर दीवार पर, लिटरली हर दीवार पर खून के निशान मिले, और ये खून के निशान बेचारी डोना के ही थे। हो सकता है जब ये मार पिटाई करता होगा डोना को, तो सीधा उठाकर उसको दीवारों में फेंक कर मारता होगा, जहाँ से भी उसका शरीर लगता होगा दीवारों में, तो वहीं से खून निकल कर सीधा दीवारों में जाकर लगता, क्योंकि जो ब्लड मिला था वहाँ पर उन दीवारों के ऊपर, उसका कोई खास पैटर्न नहीं था, मतलब वो रैंडमली मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको जानबूझकर वहां पर नहीं लगाया गया हो, बट उसको जानबूझकर वहां से साफ जरूर किया गया था। इसके अलावा पुलिस वालों को इस घर से 2 तलवारें, धनुष बाण, ये 2 एयर राइफल्स, चाकुओं का एक पूरा सेट मिला, जिसके अंदर बहुत ही अजीब अजीब शेप के चाकू थे, और इन सभी चाकुओं से बेचारी डोना को भयंकर टॉर्चर दिया गया। इसके अलावा जब पुलिस वाले इस घर के अंदर छानबीन कर रहे थे, तो पुलिस वाले एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, और वो थी कि इस घर की दीवारों के अंदर बहुत अजीब अजीब से बड़े बड़े छेद किए गए हैं। अगर कोई मुक्का मारेगा तो उसके अंदर, उस मुक्के से बहुत छोटा सा छेद होगा, बट नहीं, उसके दीवारों के अंदर काफी बड़े बड़े छेद हैं, तकरीबन 1-1 फुट चौड़े। जब पुलिस वालों ने इस माखट से पूछा कि आखिर ये छेद किस बात के हैं, इन छेदों के अंदर तूने क्या छुपा रखा है, तब इस माखट ने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रूथ पुलिस वालों को बताया। उसने कहा कि नहीं जनाब, कुछ छुपा नहीं रखा। जब भी मैं डोना के साथ मार पिटाई करता, तब मैं उसको उठा कर सीधा इन दीवारों के ऊपर फेंकता, और उसका सिर सीधा जाकर दीवारों में लगता, और उसकी वजह से वो दीवार की जो प्लाई थी, आपको पता होगा कि बाहर के देशों में लकड़ी की दीवारें बनाई जाती हैं, तो वो जो लकड़ी थी वो उसके सिर के लगने से सीधा टूट जाती, और बेचारी डोना का सिर सीधा उस दीवार के अंदर जाकर घुस जाता। अब आप लोग सभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब इतना कुछ डोना क्यों सह रही थी, क्यों उसने किसी की मदद नहीं ली, क्यों अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। तो असल में उसके पेरेंट्स को भी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता थी, और वो कॉल्स पर कॉल्स डोना को ऑब्वियसली कर रहे थे, उसके काफी सारे दोस्त भी करते, बट एक बार भी डोना ने खुलकर कभी किसी के सामने बोला ही नहीं कि आखिर मार्क उसके साथ क्या कुछ कर रहा है, किस तरीके से उसको रखता है, किस तरीके का रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में है। वो हर बार माँ की साइड लेती रहती कि नहीं, वो जस्ट बीमार है, वो गिर गई, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। कभी भी उसने ये नहीं बताया कि माँ उसके साथ क्या कर रहा है। वो हमेशा माँ को कवर अप कर रही थी। पुलिस वालों ने थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से सेवा करी इस माँ की, इसके ऊपर और ज़्यादा चूड़ी चढ़ाई गई।
और जो इस चूड़ी चढ़ते ही इस मार्क ने थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ, ये जो भी उसने कुछ किया, ये उस टाइम पर वो नशे में था। जब भी उसने वो बंदूक के राइफलें फायर करी, वो पैलेट्स वाली, लेड पैलेट्स वाली, उस टाइम पर वो भयंकर नशे में था। हम लोग बाहर बैठे हुए थे और गलती से उसके पैर हाथों पर जाकर वो लगी। 29 लेड पैलेट्स किसी की भी जान लेने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इनसे जो शरीर के अंदर जहर फैलेगा उसको कभी कोई कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। फिर कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू किया गया, जिसके अंदर सबसे पहले तो उसने खुद को नॉट गिल्टी बताया। वो सारे के सारे आरोप बेबुनियाद बताने लगा कि नहीं, जब भी उसने वो कुछ किया भी है, अगर पहली बात तो उसने किया ही नहीं है, अगर वो किया भी है तो उस टाइम पर वो नशे में था। अगर वो सोफी में होता तो वो ऐसा कुछ काम नहीं करता। नशे में इंसान क्या कर दे उसको कुछ आइडिया नहीं है। अलग अलग तरीके के सबूत प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के अंदर पेश किए और उन सभी के अंदर डिटेल वाइज बताया गया कि आखिर इस मार्क ने डोना के साथ क्या कुछ नहीं किया, किस तरीके से उसने टॉर्चर नहीं किया डोना को। हर तरीके को जब जज ने जाना, उस पूरी स्टोरी को समझा कि आखिर इस मार्क ने डोना के साथ क्या कुछ किया है, ऑब्वियसली वो भी समझ चुके थे कि नहीं, ये कोई आम बंदा नहीं है, इसने भयंकर रूप से बेचारी डोना की जान ली है। 7 जून 2013 के दिन फाइनली इस केस का रिजल्ट आया और उसके अंदर मार्क हट के ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया, जिसके एवज में उसे 25 साल की गैर जमानती सजा सुनाई गई। मतलब वो जमानत के ऊपर भी बाहर नहीं आ सकता। और आज भी मार्क हट वहीं ओटावा की ही एक जेल के अंदर बंद है, अपनी सजा पूरी कर रहा है। खैर, इस केस के पीछे आई ओपनर जैसा क्या है? मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ आई ओपनर है? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसान हमारे बीच ही घूम रहे हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हैं। वो किसी के ऊपर भी अपनी नज़र बना कर रख लेंगे कि हाँ, अगर वो उसे वो पसंद है तो वो उसी के पास जाकर उसको प्रपोज करेंगे, उससे अटैचमेंट पहले बनाने की कोशिश करेंगे। और जब लगेगा कि हाँ, सामने वाला बंदा पूरे तरीके से उसका हो चुका है, उसके साथ लिव इन में भी रहेंगे, उसके साथ सब कुछ करेंगे, फिजिकल रिलेशन भी बनाएंगे। और जब सामने वाले बंदे को पूरे तरीके से विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस बंदे के बिना तो मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, तो यहाँ यही इस पॉइंट का फ़ायदा वो सामने वाला बंदा उठाएगा, वो इंसान उठाएगा, वो भेड़िया उठाएगा कि हाँ, अब ये बंदा पूरे तरीके से मेरे कंट्रोल में है। अब जो मैं चाहे इसके साथ कर लूँ, चाहे इसका पैसा लूँ, चाहे इसको फिजिकली टॉर्चर करूँ, मेंटली टॉर्चर करूँ, कुछ भी करूँ, ये मेरे को छोड़कर नहीं जाने वाला। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे भारत के अंदर भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, जिसके अंदर वो पूरा टाइम सालों तक टॉर्चर होते रहेंगे। मेरे पास ऐसे ना जाने कितने मैसेजेस आते हैं जिसके अंदर लोग मुझे बताते हैं कि वो बहुत ही टॉक्सिक पार्टनर का शिकार हो चुके हैं। उनका पार्टनर उनके साथ ये अब्यूज़ कर रहा है, उस तरीके से अब्यूज़ कर रहा है, बट वो बोल नहीं सकते किसी को। क्यों भाई, क्यों नहीं बोल सकते? आप अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाओगे तो आपके लिए कौन उठाएगा? एटलीस्ट खुद के लिए तो आप अपनी आवाज़ उठाएं, दूसरों को तो बाद में सेव कर लेना। अगर आपने भी ऐसे किसी टॉर्चर के बारे में सुना हो या फिर जाना हो या फिर आपके साथ अगर हो रहा हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे आकर वहाँ बात करिएगा, हो सकता है मैं आपकी वहाँ पर कोई मदद कर पाऊँ। साथ ही वहाँ पर मैं इस केस से रिलेटेड बैक स्टोरी, फोटोज़ और फुटेज वहीं पर अपलोड कर दूंगा, तो आप मेरे उस ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट प्रियंका गायकवाड़ को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।